1818 की संधियों में जो स्लाइड्स अब तक हम लोगों ने देखी है, जो सीरीज अपनी चल रही है, इसमें आप लोगों ने देख लिया था कि कारण क्या थे, किन पृष्ठभूमि पर ये संधियां राजपूत नरेशों द्वारा स्वीकार की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की गई। अच्छा, दूसरा पक्ष अब तक जो हमने देखा, जो हमें जनरली बताया नहीं जाता है कि वो कारण और वो पृष्ठभूमि, वो बैकग्राउंड भी क्या था जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी के रणनीतिकारों को, जो इनका थिंक टैंक था, जो भी इनके पॉलिसी मेकर्स थे, जो इनके रणनीतिकार थे, इन्होंने क्यों राजपूत नरेशों के साथ संधियां करी, क्या मूल कारण थे। मराठा आक्रमण, पिंडारी लूटपाट की मूल वजह जो बताई जाती है इन संधियों को करने के पीछे, इसकी भी वास्तविकता क्या है, ये हम देख चुके थे, विभिन्न संधियों को हम देख चुके थे। आइएगा इन तीनों चरणों की हम विशेष तथ्यों की बात करें। यदि मैं द्वितीय चरण की बात करूं, जो 1803 से 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल के काल में संपन्न की गई थी, तो यहाँ पर एक बड़ी बात है, अलवर को छोड़कर जितनी भी राज्य रियासतों के साथ की गई संधियां थी, वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा गृह सरकार लंदन ने अपनी अहस्तक्षेपवादी नीति के चलते निरस्त कर दी थी। लेकिन अलवर, याद रखिएगा, अलवर एकमात्र राज्य था जिसके साथ ये संधि निरस्त नहीं की गई थी। इसके अलावा एक बड़ी बात और है, अलवर इस दौरान 1803 के दौर में अलवर प्रथम ऐसा राज्य था जिसने 14 नवंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ प्रतिरक्षात्मक, यानी कि रक्षात्मक तथा आक्रामक संधि स्थापित की थी एवं लसवाड़ी के युद्ध में मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था। याद रखिएगा, एकमात्र रक्षात्मक और आक्रामक संधि करने वाली कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजपूत रियासत अलवर थी, जिसने 14 नवंबर 1803 ईस्वी को ये संधि की थी। फाइन, इसका मौलिक कारण क्या था? अलवर को ये बहुत बड़ी शंका थी, कहीं जयपुर, क्योंकि अलवर जयपुर से ही निकला था, कहीं जयपुर राजपूत जो रियासत थी, कछवाहा, अलवर, जयपुर, वो कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करके अलवर के ऊपर दावा ना ठोक दे, अलवर पर के अस्तित्व को चुनौती ना प्रदान कर दे और अलवर पर अपना प्रभुत्व स्थापित ना कर दे। तो पहले संधि करके जयपुर की तुलना में अलवर ने 14 नवंबर 1803 को, मतलब जयपुर संधि करे उससे पहले संधि करके अलवर ने अपने इस पृथक अस्तित्व को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वीकार करवा लिया था। यद्यपि इस संधि में कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार के खिराज का मतलब भूमि कर की डिमांड नहीं की गई थी और अंग्रेजों ने यह भी आश्वासन दिया था कि हम आपके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, इसी दौर में एक घटना और घटी थी। 1808 ईस्वी में जब एल्फिंस्टन ईरान जा रहा था, पर्शिया, तो जब बीकानेर वाले रूट से निकला तो बीकानेर नरेश महाराजा सूरत सिंह राठौड़ ने अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करते हुए जूनागढ़ की जो चाबियां थी वो किसके सामने प्रस्तुत कर दी थी? एल्फिंस्टन के सामने। ये प्रस्ताव देते हुए कि मैं आपकी अधीनता में आना चाहता हूँ, मैं आपके संरक्षण में आना चाहता हूँ। लेकिन एल्फिंस्टन, जो मैंने कहा कि चूंकि ये दौर वो था जब ब्रिटिश रणनीतिकार किसी भी सूरत में रियासतों के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं चाहते थे, इस प्रस्ताव को इन्होंने नकार दिया। अच्छा, इसी संदर्भ में मुझे एक प्रसंग और याद आता है। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को जो राजस्थान का सर्वाधिक निर्णायक युद्ध लड़ा गया था, सुमेलगिरी युद्ध, उसमें शेरशाह सूरी ने जोधपुर के राव मालदेव राठौड़, हशमत वाला बादशाह को परास्त कर दिया था। ये सुमेलगिरी युद्ध राजस्थान का सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था, आप लोगों को मालूम है। इस युद्ध में विजय होने के पश्चात शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने के लिए जैसलमेर को छोड़कर संपूर्ण रजवाड़ा लालायित इच्छुक हो गया था। उस दौर में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने भी शेरशाह सूरी को इसी प्रकार से चित्तौड़गढ़ की चाबियां भिजवा दी थी कि आप आक्रमण मत करिए, हम तैयार हैं आपको अपने संसाधन सौंपने के लिए। जिस प्रकार से बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह राठौड़ ने 1808 में ब्रिटिश अधिकारी और सेनापति कमांडर इन चीफ एल्फिंस्टन के सामने जूनागढ़ की चाबियां प्रस्तुत कर दी थी। यदि मैं बात करूं, मैं बता चुका था प्रथम संधि किस किसने करी। 1781 वाले दौर में जोधपुर ने, 1803 वाली दौर में भरतपुर ने पहली संधि, और 1817 वाले दौर में करौली ने पहली संधि की थी महाराजा हरबख्शपाल सिंह ने 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 ईस्वी को। लेकिन अंतिम संधि की बात की जाए तो याद रखिएगा, यहाँ बेहद महत्वपूर्ण है कि जो दौर था 1817-18 वाला, इसमें अंतिम संधि की गई थी सिरोही ने 11 सितंबर 1823 ईस्वी को महाराजा शिव सिंह ने। और ये इतना लंबा वक्त क्यों लगा, लगभग 5 साल का? कारण
जोधपुर अपना दावा ठोक रहा था सिरोही पर कि सिरोही मेरा हिस्सा है। और जोधपुर का ये कहना था कि जब महाराजा मानसिंह राठौर जोधपुर नरेश ने 6 जनवरी 1818 ईस्वी को कंपनी के साथ संधि कर ली, तो कंपनी को कोई औचित्य नहीं बनता है कि कंपनी जोधपुर के ही अंग सिरोही के साथ एक सेपरेट ट्रीटी या पृथक से संधि करे। जबकि सिरोही का ये कहना था कि हम अपना पृथक अस्तित्व रख सकते हैं। आप अभी ताज़ा तरीन समकालीन दौर में भी देख सकते हैं इस बात को बेहद अच्छे तरीके से, कि जैसे तिब्बत, ताइवान और हांगकांग को चाइना अपना हिस्सा मानता है, और अभी चाइना के साथ जो एक तरह का कोल्ड वॉर चल रहा है अमेरिका, उसमें यही बात है। अमेरिका चाहता है इनको पृथक अस्तित्व दिया जाए इन तीनों प्रदेशों को, और चाइना कहता है ना जी ये मेरा हिस्सा, आप कैसे इनके साथ व्यापारिक समझौते कर सकते हो। बहरहाल ये उस दौर के और समकाल में भी यदि हम कंपेयर करें तो एक उलझे हुए राजनीतिक ताने बाने हमें नजर आते हैं। यदि हम इन संधियों का विश्लेषण करें, बेहद इंपॉर्टेंट है, यदि हम इन संधियों का विश्लेषण करें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये पैराग्राफ आपके सामने है, दोनों काल का बिल्कुल स्पष्ट, मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। विश्लेषण करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि 1803 से लेकर 1804-5 या बाद का जो दौर था, उसमें चूंकि गवर्नर जनरल्स की नीति ये थी कि वो हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, अतः संधियों को निरस्त किया गया अलवर को छोड़कर 1803 से लेकर 5 के दौर में। 1781 वाले दौर में तो संधियाँ की ही नहीं गई थी, यद्यपि राजपूत नरेशों ने संधि के प्रस्ताव गवर्नर जनरल्स को प्रस्तुत किए थे, राइट। और इस वाले दौर की बात की जाए 1817 से लेकर 1818, तो ये संधियाँ स्थायी थी या प्रभावकारी थी। एक बार आप रीड आउट कर लेते हैं हम इन चीज़ों को, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, मैं पहला ब्लॉक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये वाला 1803 से लेकर 4 की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि अंग्रेजों ने मराठा युद्ध के समय राजपूत राज्यों से सहयोग इसलिए चाहा था कि मराठों का राजपूत राज्यों को से सहायता ना मिल सके, मराठों को राजपूत राज्यों से सहायता न मिल सके। जैसे ही अंग्रेजों की मराठा सरदार सिंधिया से 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई, तो अंग्रेजी दृष्टि में राजपूत राज्यों का महत्व कम हो गया, कारण कि अब मराठे अंग्रेजों की अधीनता में या उनके साथ पराजित होकर उनका हिस्सा बन चुके थे उनकी रणनीति का। तो चूंकि खौफ क्या था कि मराठों को राजपूतों का सहयोग ना मिल सके, अब जब मराठे ही ब्रिटिश संरक्षण में आ गए, कंपनी के साथ सहायक संधि में बंध गए, तो फिर राजपूतों के साथ संधि करने का औचित्य नहीं रहा। ये मतलब है इस लाइन का। सिंधिया के साथ 22 नवंबर 1805 की एक अन्य संधि की धारा 8 बेहद महत्वपूर्ण है ये बात। और मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप RS RTS जैसे कॉम्पिटिशन्स को फोकस कर रहे हो तो याद रखना, कोई भी लाइन, कोई भी शब्द एक प्रश्न के रूप में आपके सामने अवश्य आ सकती है, तो इन बातों को आपको बेहद याद रखना है। जो सिंधिया था उसके साथ 22 नवंबर 1805 की जो एक संधि हुई थी, उसकी धारा 8 बेहद इंपॉर्टेंट है। धारा 8 के अनुसार कंपनी ने उदयपुर, जोधपुर, कोटा तथा अन्य किसी भी शासक से संधि न करना स्वीकार किया जो सिंधिया को खिराज देता हो। दोबारा सुनिएगा, सिंधिया के साथ कंपनी ने 22 नवंबर 1805 की जो संधि की, उसकी धारा 8 के अनुसार कंपनी ने स्पष्ट किया सिंधिया के साथ कि सिंधिया के प्रभुत्व में आने वाली जो रियासतें थी, कौन कौन सी, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और ऐसे ही अन्य कोई और रियासत जो कि मराठों को सिंधिया को खिराज देती थी, उसके साथ कंपनी किसी भी प्रकार से संधि नहीं करेगी। अर्थात जो संधियां हो चुकी हैं अब वो निरस्त कर दी जाएंगी। अब आप क्लियर समझ सकते हैं कि 1803-1805 की संधियों का हश्र या परिणाम क्या रहा। आगे देखिएगा, राजपूत राज्यों के साथ दूसरा पॉइंट, राजपूत राज्यों के साथ 1803-4 में संधियां करना और 1804-5 में उन्हें तोड़ देना अंग्रेजों के अपने स्वार्थों और दृष्टिकोण पर आधारित था। संधियों के प्रस्तावों की असमानता और अंग्रेजों का अपनी इच्छा से संधि विच्छेद की घोषणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस दौर में जो संधियों का नीति निर्धारण किया गया, नीति निर्धारण अंग्रेजों के हाथों में था। इन संधियों का गठन राजपूत राज्यों द्वारा मराठा भय के विरुद्ध प्रयास नहीं था, क्योंकि वे तो अनुयायी थे, निर्णायक नहीं, याद रखिएगा। इन संधियों का गठन यानी कि जो राजपूत राज्यों और कंपनी के बीच में हुई, इन संधियों का गठन राजपूत राज्यों द्वारा मराठा भय के विरुद्ध प्रयास नहीं था। मराठा भय के विरुद्ध प्रयास नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने संधि की थी मराठों को राजपूतों से सहयोग पाने से रोकने के लिए। राजपूतों का सहयोग पाने के लिए कंपनी ने संधि नहीं की थी।
आगे सुनिएगा, क्योंकि वे तो अनुयायी थे, जैसा इन कंपनी का मसौदा, इन संधियों का मसौदा जैसा कंपनी ने तैयार किया था, राजपूत राज्यों ने वही स्वीकार किया। तो वो तो मात्र फॉलोवर थे, अनुयायी थे, वे निर्णायक नहीं थे। निर्णायक और नीति निर्धारण की भूमिका में कंपनी थी। तो नीति निर्धारित उसने करी और विच्छेद करने का अधिकार भी कंपनी के हाथ में था। आगे देखिएगा, भरतपुर, जयपुर और जोधपुर राज्यों की 1803-5 के मध्य में गतिविधियां ऐसी नहीं थी जिनसे उनकी मराठों के प्रति घोर शत्रुता अथवा वैमनस्यता प्रतिबिंबित होती हो। याद रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं। अलबत्ता इस दौर में तो हम देखते हैं कि इस युद्ध में, आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध में, जो मराठा सरदार भागकर रजवाड़े में या राजपूताने में आए, उनको यहाँ के राजपूत नरेशों के द्वारा सहायता दी गई। हम देख चुके थे, जोधपुर ने सहायता दी मान सिंह राठौर ने, और भरतपुर के रणजीत सिंह जाट ने सहायता दी थी। आगे देखिएगा, भरतपुर जाट राजा रणजीत सिंह ने कंपनी के साथ अपनी 1803 ईस्वी की संधि का उल्लंघन करते हुए शक्तिशाली मराठा सरदार होलकर का समर्थन किया, चाहे इससे उसे कितनी ही हानि हुई हो। जयपुर भी 1804-5 में होलकर के प्रति सद्भाव रखता था, यद्यपि उसने अंग्रेजों को भी सहायता दी, लेकिन साथ ही साथ उसने मराठों की शत्रुता भी नहीं ली। वो पिछले दरवाजे से या पीछे के रास्ते से अपने संसाधन मुहैया करवाता रहा मराठा सरदारों को। आगे देखिएगा, शक्तिशाली मराठा सरदार का होलकर का समर्थन किया, चाहे कुछ भी हो। जयपुर भी 1804-5 में होलकर के प्रति सद्भाव से प्रेरित था, यद्यपि उसने अंग्रेजों को भी सहायता प्रदान की। यह सब घटनाएं उस मराठा विरोधी नीति से मेल नहीं खाती है जो सामान्यतः इन राज्यों के बारे में बताई जाती रही है। मैं समझता हूँ कि जो विश्लेषणात्मक, जो एनालिटिकल जो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, बिल्कुल विश्लेषण समालोचना करते हुए, ये आपके सामने अब कई प्रकार के संदेह इस अध्याय से संबंधित कि राजपूत नरेशों और कंपनी तथा मराठी, जो ये ट्रायंगल बना हुआ, क्योंकि पिंडारी मराठों के सहायक थे, तो जो रिश्ते उलझे हुए आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, इसके बाद आप किसी भी मंच पर, किसी भी लेवल के कंपटीशन में कभी भी आपके मन में संदेह नहीं रहेगा। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि आप थोड़ा सा, जब मेरे इस चैनल पर जब मेरे इन अध्यायों को, मेरी क्लासेस को देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा कहीं उलझन हो सकती है। उसकी वजह साफ है कि तमाम जगह पर हम एक सेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। हम रिस्क नहीं लेते हैं कि हम सही चीज़ें परोस सकें, हमारे अंदर वो साहस नहीं है। शायद मैं दूसरी परिपाटी पर चलने वाला इंसान हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो इतिहास को हमें उसी नज़रिए से देखना चाहिए जो वास्तव में इतिहास होता है। हमें अपनी विचारधारा मेल नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें कोई भी फैक्ट यदि स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत करना पड़े तो पहले हमें उसकी ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता को जान लेना चाहिए। यहाँ पर कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी मर्जी से प्रस्तुत किया हो। ये अच्छी पाठ्य पुस्तकों, चाहे वो राजस्थान हिंदी ग्रंथागार की पुस्तकें हों, राजस्थान हिंदी अकादमी की पुस्तकें हों, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हों, मैंने ये तमाम मैटर वहीं से लिया है। यदि हम विश्लेषण करें तीसरे खंड का, तो आप इस बात को भी यहाँ पर अच्छे से देखिएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मैटकॉफ को शीघ्रातिशीघ्र राजपूत नरेशों से संधियों पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, असल में 1812 के पश्चात पिंडारियों के आक्रमण जो रियासती प्रदेश थे उनसे हटकर ब्रिटिश शासित प्रदेशों पर भी चालू हो गए थे। अब तक ब्रिटिश शासित प्रदेश पिंडारी लूटपाट और आक्रमणों से बचे हुए थे। जैसे ही पिंडारियों के धावे ब्रिटिश शासित प्रदेश तक होने चालू हुए, तो फिर ये जो रणनीतिकार थे, ब्रिटिश कंपनी का जो थिंक टैंक था, वो चिंता में पड़ गया, क्योंकि अब मोर्चे कई सारे खुल गए। मराठों को देखें, राजपूतों के साथ आप संधियां करें, या अन्य जो देशी जो रजवाड़े थे भारत के, उनके साथ डील करें, या इन पिंडारियों जैसे जो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा, जिनके अंदर कोई मानवीयता नहीं थी, उनको संभालें। ऐसी स्थिति में जो बाद के जो गवर्नर जनरल्स आए, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने स्पेशली एक मसविदा प्रस्तुत किया गृह सरकार लंदन को कि हमें पिंडारी आक्रमणों के विरुद्ध एक बाधा, एक अवरोध की पंक्ति, सुरक्षा पंक्ति राजपूत नरेशों के रूप में तैयार करनी पड़ेगी। तो आप मुझे परमिशन दें कि मैं राजपूतों के साथ संधि कर सकूं, ताकि उनके संसाधनों से मैं पिंडारियों को मार
सकूं, पिंडारियों का मैं इरिडिकेट कर सकूं, उन्मूलन कर सकूं। चूंकि पिंडारियों के उन्मूलन के लिए राजपूत नरेशों की आवश्यकता के सहयोग की आवश्यकता प्रस्तुत करी किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। जबकि यह मात्र मुखौटा था, वास्तविकता यह थी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के लिए छोट बाएं हाथ का खेल था पिंडारियों को दबोचना। बिल्कुल, मुद्दा क्या था कि इतने शक्तिशाली रजवाड़ों को कैसे अपनी अधीनता में लाया जाए। चूंकि अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हस्तक्षेपवादी नीति के चलते इन रियासतों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, तो गृह सरकार को कोई एक ऐसी वजह, कोई एक ऐसा कारण गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा प्रस्तुत करना था जिससे उसकी साम्राज्यवादी प्रसार का सपना साकार हो सके। वो कंपनी को एकमात्र अखिल भारतीय राजनीतिक शक्ति बनाकर शक्तिशाली सामरिक शक्ति के रूप में बिल्कुल ऑल इंडिया नेशनल लेवल पर स्टैब्लिश करना चाहता था, प्रस्तुत करना चाहता था। उसको एक ठोस वजह की आवश्यकता थी, इसलिए उसने राजपूत सहयोग की आवश्यकता बतलाई, जो कि वास्तविकता नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। लेकिन उसने एक कारण प्रस्तुत किया, जैसे कि बाबर ने खानवा युद्ध से पहले ये प्रस्तुत किया था कि मुझे राणा सांगा ने धोखा दिया। हम जानते हैं बकवास है, राणा सांगा जैसे शासक को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर की आवश्यकता नहीं पड़ सकती थी, और स्पेशली उस लेवल पर, जबकि वो खुद इब्राहिम लोदी को 2 बार बुरी तरह से खातौली के युद्ध में और बाड़ी के युद्ध में शिकस्त दे चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं शासक अपना एक कारण प्रस्तुत करता है। अतः गृह सरकार से जैसे उसको परमिशन मिली, तो फिर इसके लिए बेहद आवश्यकता, क्योंकि पिंडारियों को नष्ट करने में कुछ महीनों का वक्त लगता, मतलब कोई ताकत नहीं थी पिंडारी इस दुनिया की शक्तिशाली ताकत इस अंग्रेजों के सामने। अतः उसने चार्ल्स मैटकॉफ को ये कहा कि पिंडारियों का मैं उन्मूलन करूं, उसी बीच में हमें जो भी बाय हुक और बाय क्रुक या कैसे भी करके किसी भी साधन का प्रयोग करते हुए हमें राजपूत नरेशों को संधियों के लिए को तैयार करना है, किसी भी लेवल पर, चाहे उनकी शर्तें माननी पड़े, चाहे अपनी शर्तें मनवानी पड़े। क्योंकि यदि पिंडारियों का उन्मूलन हो गया तो वो कारण समाप्त हो जाएगा जो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूत नरेशों को अपनी संधियों में तैयार करने के लिए गृह सरकार को प्रस्तुत किया था। अतः चार्ल्स मैटकॉफ को इसने फाइनली चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि आपको ये मैं एक तरह का अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, एक तरह का मैं आदेश दे रहा हूँ कि पिंडारियों का उन्मूलन हो, उसके पहले या पिंडारी उन्मूलन की कार्य की गतिविधि को इतना लंबा रखना है कि राजपूत नरेश संधियों पर तैयार हो जाएं। और हम जानते हैं कि सामंतों की उच्छृंखलता, सामंतों की मनमर्जी, सामंतों के अतिक्रमण, खिराज मतलब जो खालसा भूमि था उसके अधिग्रहण, कुल मिलाकर सामंतों से ये इतने परेशान थे। इसी बीच सामंतों के बुलावे पर जो मराठा और जो पिंडारी, जो राजपूताने में वो धमाचौकड़ी जो मची, उससे राजपूत नरेशों की ताकत इतनी खोखली हो चुकी थी कि वो तैयार बैठे थे। तो जैसे ही चार्ल्स मैटकॉफ का प्रस्ताव राजपूत नरेशों को मिला, एक पूरी लाइन लग गई सहायक संधि के लिए राजपूत नरेशों को अपने दूत भेजने की, और लॉर्ड हेस्टिंग्स का सपना जल्दी ही साकार हो गया। गृह सरकार समझ नहीं पाई कि ये क्या हुआ हम असल में, और ये एक तरह की डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, रणनीति थी, इसमें पूरी तौर पर खरा उतरा लॉर्ड हेस्टिंग्स और उसका अपना थिंक टैंक। आगे देखिएगा। जबकि स्पष्टतः अमीर खां पिंडारी, सिंधिया एवं अन्य मराठा सरदारों के सहयोग से पिंडारी अभियान कुछ सप्ताहों से भी कम समय में सफलतापूर्वक समाप्त हो जाना था, फिर भी इन संधियों के क्रियान्वयन के लिए हेस्टिंग्स को इतनी जल्दी क्यों पड़ी? क्योंकि यदि इन कुछ सप्ताहों में राजस्थान और मध्य भारत के राज्यों के साथ संधियां स्थापित न हो सकी तो वह अनुमति जो संचालक मंडल से पिंडारियों के दमन के नाम पर उपलब्ध हो सकती थी, बाद में वो उपलब्ध नहीं हो सकेगी, एवं हेस्टिंग्स की कंपनी को सर्वोपरि सत्ता बनाने की महत्वाकांक्षा अधूरी रह जाएगी। क्योंकि ये सपना तभी पूरा हो सकता था जब राजपूताना या तो युद्ध के दम पर या संधि के दम पर किसी भी स्तर पर कंपनी के अधीन है। और कंपनी यदि राजपूताने में उलझती युद्ध को लेकर, तो आप जानते हो कि राजपूताने को कोई भी ताकत कभी भी सैन्य दम पर, न मुगल, न मराठे, न दिल्ली सल्तनत कभी नहीं जीत पाए। इस बात को हमें हमेशा जहन में रखना पड़ेगा। धोरा घाटिया तालो आटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मापाली, घर घर ल्यूनी डास, हम जानते हैं इस बात को। अतः उसके लिए सहायक संधियों के द्वारा ही राजपूताने को अपनी अधीनता में लाने का एकमात्र रास्ता था लॉर्ड हेस्टिंग्स के सामने। इसीलिए प्रत्येक बड़े राज्य के साथ संधि की शर्तें तय करते समय अत्यधिक उदारता बरती गई, ताकि नरेश
सरलता से संधियों पर अपनी सहमति दे सकें। और जैसा कि हेस्टिंग्स ने मैटकॉफ को एक पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया भी था, इन संधियों की समस्त विस्तृत शर्तों का पूरा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उन राज्यों का यथाशक्ति लुटेरों के विरुद्ध हमारी सहायता करना और उन राज्यों का अपने साधनों को देखते हुए कंपनी का सैन्य खर्च वहन करना। समझिएगा क्या बोल रही है कि संधियों की समस्त शर्तें हम राजपूत नरेशों के साथ मनवा लें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम किसी भी सूरत में इनके संसाधनों को कंपनी के नियंत्रण में ले आओ बस, और ये कंपनी को सहयोग देने को तैयार हो जाएं। उसके बाद फिर देख लेंगे, क्योंकि वो अपने को आता है कि दैनिक शासन में किस पर अड़ंगा खड़ा किया जाए और कुशासन का आरोप लगाकर फिर उन रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया जाए। जैसा कि फिर हमने पंजाब में देखा, अवध में देखा, झांसी में देखा, सतारा में देखा, बरार में देखा, वो तमाम फिर इतिहास आपके सामने हैं। आगे देखिएगा, राजपूत राज्यों की दुर्बलता को मराठा आक्रमणों का परिणाम कहना तर्कसंगत नहीं था। कंपनी की खिराज दरें, उसकी वजह है कंपनी की खिराज दरें, खिराज का मतलब होता है भूमि कर। कंपनी की खिराज दरें मराठों की तुलना में अत्यधिक थी। एक वजह, यदि ये मराठे आक्रमणों से परेशान होते तो कंपनी से संधि करते हुए इन्हें कोई विशेष रियायत या कोई विशेष एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं मिला, क्योंकि कंपनी की जो भूमि कर की जो मांग थी, पैसे की जो डिमांड थी, वो मराठों से बहुत ज़्यादा थी। मराठे फिर भी प्रतिकूल परिस्थिति में अपनी खिराज की मांग को कम कर दिया करते थे या पेंडिंग में डाल दिया करते थे, डिले कर दिया करते थे, लेकिन कंपनी का ऐसा नहीं था। वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर फिर वसूली किया करता था। यहाँ के संसाधनों पर कंपनी ने अधिकार कर लिया था, जैसे सांबर की जो यहाँ की जो नमक की जो झीलें थी उन पर मराठों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। राजपूत नरेशों के आंतरिक स्वायत्तता में पूरी तौर पर दखलंदाजी करी कंपनी ने। राजपूत नरेशों को कठपुतली बना के रख दिया, उनके सम्मान को बिल्कुल नीचे ला के रख दिया और ब्रिटिश साम्राज्य के प्यादे बना के रख दिए कंपनी ने राजपूत नरेशों को। लेकिन मराठों ने हमेशा राजपूत नरेशों के मान मर्यादा को सम्मान दिया था। यहाँ पे बतला दूँ, सिंधिया और होलकर जैसा ताकतवर सरदार भी जब मेवाड़ के महाराणा के सामने जाता था और उसको जब बिठाया जाता था तो ये मराठा सरदार अपना बेहद सम्मान मानते थे कि हमें मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया राजवंश के अति प्रतिष्ठित क्षत्रिय घराने के साथ खड़े होने का, बैठने का मौका मिला। तो कंपनी के साथ संधि करके किसी भी सूरत में मराठा आक्रमणों या मराठाओं की खिराज की जो मांग थी उसकी तुलना में कहीं पर भी इन्हें कोई राहत, फौरी राहत नहीं मिली थी। अतः इस स्तर पर भी हम समझ सकते हैं कि मराठा आक्रमण का जो कारण बतलाया जाता है इन संधियों को करने के पीछे, वो निराधार है, स्पष्ट। और आगे देखिएगा, कंपनी की खिराज दरें मराठों की तुलना में अत्यधिक थी, जबकि नियमित वसूली वाली भी थी, जबकि मराठों की खिराज रकम बहुधा बकाया रह जाती थी। स्पष्टतया राजपूत राज्यों को अपनी गद्दी की रक्षा के लिए अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार करना पड़ा था। यह खतरा मराठों तथा पिंडारियों से नहीं, याद रखना, यह खतरा मराठों तथा पिंडारियों से नहीं अपितु उनके अपने कुलीय सामंतों से था। वे सत्ता के उपभोग के बदले में, याद रखना, राजपूत नरेश अपनी सत्ता के उपभोग के बदले में कितना भी साम्राज्यवादी नियंत्रण सहन कर सकते थे, और ऐसा भी हुआ। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इनका ये कहना था कि चाहे कंपनी का कितना ही शिकंजा हम पे कस जाए, कोई बात नहीं, बस सामंतों के दबाव को हमारे से हटा दीजिए, हम पिंजरे के शेर बन जाएंगे, पिंजरे में बंद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम अपनी रंगरेलियाँ मनाते रहें, अपनी मनमर्जी करते रहें, युद्ध होगा नहीं क्योंकि कंपनी ने सारा भार ले लिया, और हमारे शान शौकत पूरी हो जाए, हमारे वो तमगे जो झूठी शान शौकत है वो बनी रहे। तो साम्राज्यवादी नियंत्रण कितना ही हो जाए, लेकिन हमारा राजपद वंशानुगत वो बना रहे, इसके लिए भी इतना तक गिर चुके थे, जिसको लेकर बाकीदास ने लिखा था कि जागो आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। अपनी कविता के माध्यम से उसने इन संधियों के दुष्परिणामों के लिए चेताया था पहली बार कवि बाकीदास ने। याद रखिएगा, कवि बाकीदास पहले शख्स थे, इस बात को बेहद याद रखिएगा, कवि बाकीदास पहले शख्स थे जिन्होंने अंग्रेजी आधिपत्य के दुष्परिणामों के विरुद्ध बहुत बुरी तरह से चेताया था अपनी कविता आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर के माध्यम से राजपूत नरेशों को। लेकिन जो लोग मानसिक तौर पर दिवालिये हो चुके हों, जो लोग चारित्रिक पतन के स्तर तक जा चुके हों, जिनके लिए राष्ट्रीयता मायने नहीं रखती हो, उनके लिए फिर ये बातें खोखली सी लगती हैं। आगे देखिएगा, साम्राज्यवादी प्रशासकों ने उदार प्रस्ताव और प्रलोभन देकर अंग्रेजी अधीनता को स्वीकार करवाया। सामंतों के दमन का और उनके अपने अधिकारों की रक्षा का, दोबारा देख लीजिए ताकि ओवर राइटिंग ना हो,
ये देखिएगा, साम्राज्यवादी प्रशासकों ने उदार प्रस्ताव और प्रलोभन देकर अंग्रेजी अधीनता को स्वीकार करवाया। यानी कि संधियों में इस तरह के रसगुल्ले या चाशनी में लपेटे हुए प्रस्ताव थे जिनके जिनके प्रलोभन और आकर्षण में राजपूत नरेश आते चले गए। उन्होंने बिल्कुल भी चिंतन नहीं किया कि इनके दूरगामी परिणाम कितने हो सकते हैं और उनकी स्वाधीनता ही खतरे में पड़ जाएगी कुछ समय के पश्चात, लेकिन वो विचार करने को तैयार नहीं थे। सामंतों के दमन का और उनके अपने अधिकारों की रक्षा का आश्वासन राजाओं के लिए अधिकतम सुविधा थी जिसकी वे उस समय तक कल्पना मात्र ही कर सकते थे। अगले 50 वर्षों तक अंग्रेजी प्रशासकों को इन कुलीन सामंतों पर नियंत्रण करने की विभिन्न योजनाएं बनानी पड़ी। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इस बात को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। देखिएगा, इन संधियों में इस तरह के उदार प्रस्ताव रखे गए थे कंपनी नीति निर्धारकों द्वारा कि राजपूत नरेश बिना विचार किए बहुत ज़्यादा गहराई में जाए बिना इन संधियों पर एक तरह से झुकते चले गए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं। जब मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने संधियां की थी तो लॉर्ड हेस्टिंग्स और चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था कि मुझे बिल्कुल, क्योंकि ठाकुर अजीत सिंह को भेजा था मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने दिल्ली में चार्ल्स मेटकॉफ के साथ संधियों को तैयार करने में, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स और चार्ल्स मेटकॉफ को ये पहले से उनकी प्री मेंटेलिटी थी कि मेवाड़ की कुलीय गौरव परंपरा और पद प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, उनके आन बान शान स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए, यदि मेवाड़ की तरफ से कुछ इस तरह की शर्तें रखी जाएं जहां पर कंपनी की संप्रभुता थोड़ी सी नीचे होती तो भी हमें तैयार हो जाना है। हमें मेवाड़ को अपनी अधीनता में लेके आना है। यदि उसको अधिक से अधिकतम सुविधाएं भी देनी पड़े तो भी हमें तैयार हो जाना है। ब्रिटिश कंपनी का जो रणनीतिकार थे वो इतना तैयार थे, लेकिन वे बड़े आश्चर्यचकित हुए जब ठाकुर अजीत सिंह ने उन तमाम शर्तों को मान लिया जो कंपनी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर राजपूत नरेश कितने लालायित थे, जबकि कंपनी ये सोचे हुए थी कम से कम मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर को हमें अधिक से अधिक सुविधाएं भी देनी पड़े तो भी हमें तैयार रहना है। अब आप यहाँ समझिएगा जो मैं आगे कह रहा हूँ कि अपने सामंतों की मनमर्जी का दमन करना और अपने अधिकारों की रक्षा का आश्वासन जो कंपनी दे रही है किनको, राजपूत नरेशों को, का आश्वासन वो अधिकतम सुविधा थी जिसकी वो कल्पना उस समय तो राजपूत नरेश नहीं कर सकते थे। और जब ये आश्वासन मिल गया एक तरह से उन्हें लिखित रूप में, तो उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, बाकी धाराओं को, बाकी शर्तों को देखते रहेंगे समय के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइएगा इसी चैप्टर में अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि हम इन संधियों के परिणाम देखें तो स्वाभाविक सी बात है, मैं कह चुका हूँ जो पहले दौर की जो संधियाँ थी उन्हें निरस्त कर दिया गया था पूरी तौर पर, और निरस्त करने की जो वजह थी वो आप जानते हो कि हस्तक्षेपवादी नीति के चलते जो संचालक थे वो नहीं चाहते थे कि ये मतलब हम देशी रियासतों के मामले में उलझें। ये पहले दौर की बात है 1781 से लेकर 1799 की। जो दूसरा दौर है 1803 टू 1805, 1803 से लेकर 1805, यहाँ पर भी यही बात आती है। एक बार आप रीड आउट कर लेते हैं इनको। लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इन संधियों का अनुमोदन नहीं किया, पहले दौर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो देशी राज्यों के मामले में तत्काल इस कारण नहीं उलझना चाहते थे क्योंकि अभी कंपनी का पूरा ध्यान मराठा पिंडारी शक्ति को कुचलने की तरफ केंद्रित था। अतः यह संधियां निष्प्रभावी रहीं क्योंकि यह अस्थायी रहने से ये संधियां महत्वहीन थी, क्योंकि ये उलझना ही नहीं चाहते थे। तो संधियों के प्रस्ताव यहाँ पर राजपूत नरेशों के द्वारा भेजे गए थे जिन्हें कंपनी ने स्वीकार नहीं किया। दूसरे दौर की बात की जाए, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने देशी राज्यों के संदर्भ में हस्तक्षेपवादी नीति अपनाई। उसका यह मानना था कि देशी रियासतों के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता या उसके द्वारा उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से जन भावना, जो रियासतों की जो जनता है उसकी भावना ब्रिटिश सत्ता के विरोध में हो जाएगी और इससे कंपनी के हितों को हानि पहुंचेगी। फलस्वरूप इस चरण की संधियों का भी ठीक से पालन नहीं हो सका। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दोषारोपण लगाया और ये संधियां निष्प्रभावी होगी मात्र अलवर को छोड़कर। यदि मैं तीसरे दौर की बात करूं तो देखिएगा, जब 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसकी स्पष्ट नीति थी कि यदि ब्रिटिश सत्ता को भारत में प्राणवान बनाना है तो राजस्थान के राज्यों को पूर्ण संरक्षण में लिया जाए, जिससे मराठा पिंडारी अतिक्रमण समाप्त हो जाए एवं देशी राज्य के संसाधनों का उपयोग कंपनी के हितों में किया जा सके तथा उनकी कमर्शियल ट्रेड, उनकी वाणिज्यिक और वित्तीय स्थिति को लाभ पहुंचाया जा सके। किनकी? कंपनी की
जो कमर्शियल और ट्रेड जो पॉलिसीज़ थी, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको और सुदृढ़ इन रियासतों के संसाधनों से किया जा सके। इसके पीछे लॉर्ड हेस्टिंग्स की एक सोच यह भी थी कि ऐसा होने पर कंपनी की सैनिक और कूटनीतिक स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो जाएगी और वो उत्तर राजस्थान और पंजाब से अगर आगे जाकर अफगानिस्तान की जो प्राकृतिक वैज्ञानिक उत्तर पश्चिमी सीमांत सुरक्षा पंक्ति थी हिंदुस्तान की, वहाँ तक उनकी पहुँच हो जाएगी। साथ में राजपूत नरेश अपने अपने इलाकों में मैत्री के कारण इतने प्रभावशाली बन जाएंगे और उन्हें शांति स्थापित करने में कंपनी जैसा सहयोगी मिल जाएगा। तो दोनों पक्षों को यहाँ पर लाभ था, जो अव्यवस्था के समय में सहायक सिद्ध होगा। इस प्रकार दोनों ओर की परिस्थितियों ने 1817 एवं 1818 में अधिकांश संधियों को संपन्न कराने में चार्ल्स मैटकॉफ और कर्नल जेम्स टोड ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये बात आप लोग जानते हैं, राइट। निष्कर्ष देखिएगा, निष्कर्ष निकल कर ये सामने आता है, पहले दौर की संधियाँ ये पूरी तौर पर अस्थायी और महत्वहीन रही, यह भी अस्थायी और महत्वहीन रही, जबकि तृतीय दौर जो 1817 से 1818 का है, ये पूरी तौर पर स्थायी और प्रभुत्वकारी रही थी। इवन इस दौर ने, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बात यहाँ पर मैंने एक प्रस्तुत की है, देखिएगा। तृतीय दौर की जो बात हमारी चल रही है 1817 से लेकर 1818 की, ये संधियाँ स्थायी थी, जो अपने अस्तित्व काल यानी कि 1818 से लेकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रभावी रहने तक भारत में यानी कि 1947 तक भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही एवं राष्ट्रीय आंदोलन की काट के रूप में रियासती प्रदेशों में ब्रिटानिया हुकूमत का दृढ़तापूर्वक योगदान करती रही। यानी कि रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन इसीलिए उभर कर, जब तक प्रजामंडल आंदोलन नहीं चलाए गए तब तक वो इसलिए नहीं उभर पाया जन आक्रोश, क्योंकि राजपूत नरेश और उनका पूरा सिस्टम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपकरण के रूप में कार्य कर रहा था। अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि इन संधियों का जो ये चार्ट मैंने आपके सामने तीनों दौर का जो प्रस्तुत किया है, इनकी वास्तविकता क्या है और किस प्रकार से हम अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अब आपके सामने संदेह की कोई शंका की कोई स्थिति नहीं रहेगी। अब इस स्लाइड्स शो में मैं 1817 से लेकर 1818 की जो विभिन्न संधियाँ थी, इन पर विस्तार से प्रकाश डालूंगा। ये अंतिम चरण है इस अध्याय का, बिल्कुल विस्तार से, कि कौन नरेश था, क्या क्या शर्तें हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहाँ से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, आप देखिएगा कि राजपूत नरेशों द्वारा ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के कारण, ये जो बात है ये 1817 और 1818 के दौर की बात है, याद रखना, अंतिम चरण की। यदि हम कहते हैं मराठा आक्रमण तथा पिंडारी लूट वाली बात, तो जाहिर सी बात अब क्लियर हो चुका है कि ये पारंपरिक कारण है और 1818 के दौर में तो पूरी तौर पर ही अप्रासंगिक है। इस मत के जो समर्थक हैं वो जॉन मालकम, मिल, विल्सन, कर्नल जेम्स टोड, G.H. ओझा, श्यामल दास, डॉक्टर M.S. मेहता एवं डॉक्टर देवीलाल पालीवाल हैं। तो ये तो एक ट्रेडिशनल जो कैम्ब्रिज स्कूल है, जो दृष्टिकोण है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, उसके समर्थक इतिहासकारों की दिमाग की उपज है। हम जानते हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो वास्तविक कारण है वो है राजपूत नरेश सामंतों की उद्दंडता को समाप्त करके अपने शासकीय विशेष शासनाधिकारों एवं आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखना चाहते थे। ये तात्कालिक एवं वास्तविक कारण है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल तात्कालिक और वास्तविक कारण है। इसके समर्थक हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर M.S. जैन जैसे जो प्रख्यात और आधुनिक राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार हैं। याद रखिएगा, कंपनी के साथ संधि करने वाली प्रथम राजपूत रियासत कौन सी है? करौली। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। मैंने एक यहाँ पर नोट लगाया है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा आप समझ जाओगे कि कई इतिहासकार, कई पुस्तकें बोलती कि पहली संधि भरतपुर ने की थी 1803 में। हम जानते हैं कि भरतपुर ने खुद ने, रणजीत सिंह जाट ने अपनी 1803 की संधि का उल्लंघन करते हुए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों से परास्त होकर भागे मराठा सरदार यशवंतराव होलकर को भरतपुर दुर्ग में शरण दे दी थी। तो उसकी भी कोई मान्यता नहीं रही। आप पूरे पैराग्राफ को ठीक से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये लोग देख लीजिए, ये जो पूरा जो पैराग्राफ है इसको आप रीड आउट करें और अपना मैटर आराम से निकाल सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तमाम मैटर मैं अपने ब्लॉग किंशुक शर्मा
classes.blogspot.com, बिना स्पेस के इंग्लिश में आप गूगल में सर्च करिए, आपको ये मेरा ब्लॉग मिल जाएगा। वहाँ पूरा मैटर आपके सामने मैंने अपलोड कर दिया है। और प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बता दिया करें कि आप इस तरह की क्लासेस के बारे में, इस तरह के एकेडमिक कंटेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, और ये प्रश्न मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है या नहीं कर रहा कि आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को क्रैक करने की स्थिति में है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपके कमेंट मुझे हमेशा प्रोत्साहित करेंगे, ऊर्जावान बनाए रखेंगे, उत्साहित करेंगे, ताकि मैं आपके लिए और कठोर से कठोर और अच्छी प्रामाणिक मेहनत करूं, ताकि आपको कहीं और नहीं उलझना पड़े कि मैं क्या, कितना, कहाँ और कैसे पढ़ना है। आप देखिएगा, कंपनी यदि यहाँ पर एक बात की जाए बहुत अच्छे से कि कंपनी के साथ संधि करने वाली पहली रियासत तो हमने देखी थी, कौन सी थी? करौली थी। अब चूंकि हम एक ब्रीफ स्टडी या संक्षिप्त इतिहास तो हम देख ही चुके हैं, जरा सा मुख्य पॉइंट और देखिएगा। कंपनी के साथ संधि करने वाली द्वितीय रियासत कौन सी है? कोटा। कोटा ने 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को संधि की थी। कंपनी के साथ संधि करने वाली तृतीय राजपूत रियासत जोधपुर, महाराजा मानसिंह राठौर 6 जनवरी 1818। चतुर्थ रियासत उदयपुर, महाराणा भीम सिंह 13 जनवरी 1818। अंतिम राजपूत रियासत सिरोही, महाराजा शिव सिंह 11 सितंबर 1823। रियासत जिसके साथ, याद रखिएगा बहुत बड़ी बात, रियासत जिसके साथ संधि की शर्तें तय करने में सर्वाधिक वक्त लगा वो है जयपुर। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। प्रश्न आ सकता है कि वो 1817 से लेकर 1818 के दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संधियों का मसविदा तैयार करने में किस रियासत के साथ सर्वाधिक वक्त लगा? वो था सवाई जगत सिंह कछवाहा या नरेश जयपुर के, या जयपुर रियासत। आगे देखिएगा, संधियों पर ब्रिटिश पक्ष का जो हस्ताक्षर करता था वो था चार्ल्स मैटकॉफ। याद रखिएगा, संधियों पर ब्रिटिश पक्ष का हस्ताक्षर करता कौन था? चार्ल्स मैटकॉफ। यद्यपि इसी चार्ट में आप आगे देखोगे, ये चार्ल्स मैटकॉफ तो खैर दिल्ली का ब्रिटिश रेजिडेंट था। मालवा रेजिडेंट भी 2-4 रियासतों के साथ संधियां के मसविदे तैयार करेगा। वो आप अभी जो इसी जो अंतिम, अभी क्योंकि अभी 2 सेक्शंस हो रहे हैं इस अध्याय को पूरा होने में, देखिएगा तो चार्ल्स मैटकॉफ प्रमुखता से हमारे सामने आता है। लेकिन यदि मालवा रेजिडेंट का भी नाम आ जाए तो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हम देखते चले जाएंगे। आगे देखिएगा, एक महत्वपूर्ण जो बात आती है 1817 से लेकर 1818 के दौर में, कि वो रियासतें, वो 3 रियासतें कौन सी हैं जिनको कंपनी ने 1817-18 की संधियों के बाद भी खिराज अदायगी से मुक्त रखा, कि उन्हें वो खिराज नहीं देना है जो मराठों को वो दिया करते थे। सही बात ये कि ये नियमित तौर पर जो जिन रियासतों का नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ वो नियमित तौर पर मराठों को खिराज अदायगी करते ही नहीं थे। इनमें पहली रियासत है जैसलमेर, दूसरी है बीकानेर, तीसरी है किशनगढ़। जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़। जैसलमेर की विषम परिस्थितियों को देखते हुए और मराठों को नियमित खिराज अदा नहीं करते थे। बीकानेर और किशनगढ़ की भी स्थिति यही है कि ये मराठों को नियमित खिराज अदा नहीं करते थे। मुझे उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। अब जो चार्ट अगली स्लाइड में आप लोग देखोगे उसकी एक झलक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण मैटर अब आपके सामने होने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण मैटर है और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप किसी भी स्तर की अपनी परीक्षा की तैयारी करिए, कभी भी आपको कहीं उलझन नहीं होगी। ये मेरा आपके सामने पूरा प्रयास है। तो इंतज़ार कीजिए अगली स्लाइड्स का, हम आएँ और आपके सामने अगली क्लास रखें। तब तक के लिए